लोगों ने जिस टॉपिक पे रोकी थी वो एक्चुअली स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो वहीं से हम लोग अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है करके। हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो आप लोगों का बोहर्स मॉडल है करके। तो अभी एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग कदम रखेंगे। कंसेप्ट ये है कि बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आया था 1913 में, ठीक है। आपको ईयर ऑब्वियसली याद नहीं रखना है, ये मुझे याद है इसलिए मैंने बताया। ये जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आया, इस एटॉमिक मॉडल के आने की वजह क्या है? तो देखो, टोटल आपके पास ऐसे 3 लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से आपके बोहर एटॉमिक मॉडल का जन्म हुआ। अब ऑब्वियसली जो आप लोगों का इससे प्रीवियस वाला मॉडल था वो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ऐसे कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपका रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या हो चुका करता, फेल हो चुका था। अब इसमें से एक फेलियर के बारे में तो तुम जानते भी हो। फेलियर ये था अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में जो, ठीक है, फिजिक्स में जो क्या मैक्सवेल है उनके अकॉर्डिंग चार्ज स्पीशीज किसी में अगर फील्ड में अगर वो रोटेट करती है रिवॉल्व करती है तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अभी जो एटॉमिक मॉडल के चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फील्ड के अराउंड है उसके अराउंड ही तो रिवॉल्व कर रही थी। तो जब वो चीज अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, ऐसा होना चाहिए कि अकॉर्डिंग के धीरे उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए और ऑब्वियसली वो अपना कांस्टेंट पाथ मेंटेन नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों का पाथ कम होता जाएगा, यानी कि स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और फाइनली जो तुम लोगों का क्या कहते हैं न्यूक्लियस है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन आके गिर जाएगा। यानी कि अगर मैं बोहर्स को छोड़ूं, अगर मैं रुदरफोर्ड की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल मैक्सवेल ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि आपका जो एटम है, ठीक है, आपका जो एटम है, एटम शुड कोलैप्स। आपका एटम क्या हो जाना चाहिए? कोलैप्स हो जाना चाहिए। ये किसकी सोच थी? आप लोगों के मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एटम कोलैप्स होना चाहिए। पर तुम खुद बताओ, क्या एटम कोलैप्स होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि बट एटम्स आर स्टेबल, ठीक है। अब मैक्सवेल ने क्वेश्चन किया कि इन एटम्स की स्टेबिलिटी का रीजन समझाओ करके। तो जो रुदरफोर्ड थे उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वाई एटम्स आर स्टेबल। सो देयरफॉर ये आप लोगों का सबसे पहला ड्रॉबैक बना किस चीज़ का? रुदरफोर्ड के मॉडल का। अब रुदरफोर्ड के मॉडल में चलो ठीक है, ये ड्रॉबैक तो था ही था। एक सेकेंड ड्रॉबैक इसका अलग और था आपका। वो ड्रॉबैक ये था कि रुदरफोर्ड ने ये बताया कि सेंटर में जो आप लोगों का मैक्सिमम प्रोपोर्शन होता है मास का, वो आपके न्यूक्लियस में ऑक्यूपाई होता है। उसके आजू बाजू आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ठीक है, ये नहीं बताया। आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये इसका सबसे एक और इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के आजू बाजू आप लोगों का इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ठीक है। इसके बारे में भी रुदरफोर्ड का कोई एटॉमिक मॉडल ने बातचीत नहीं की। सिर्फ इतना बता दिया कि हाँ उसके आजू बाजू न्यूक्लियस है, बट किस तरीके से, किस पैटर्न में, कैसे, क्या, इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई थी। सो देयरफॉर यहाँ पे अगेन आप लोगों का ये रुदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। तो आज हम इन दोनों पे ही बातचीत करेंगे, लेकिन अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 कि आपके जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, हमने लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रा क्या होता है सिर्फ उतनी बातचीत की थी, जो आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, ठीक है, वो उसको भी आपका क्या हो सकता है, रुदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हो गया उसका एक तीसरा ड्रॉबैक। तो ये रुदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से रुदरफोर्ड मॉडल तो आप लोगों का चला गया आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इन सारी चीज़ों को बाद में एक्सप्लेन करने के लिए जो इंसान आया, दैट इंसान वाज आप लोगों का व्हाट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल करके, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल की जो चीज़ें थी उसने चीज़ों को बताया करके कि आखिर क्यों आपका एक एटम स्टेबल है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने कैसा की आप लोगों की बताई करके सब कुछ। अब हम लोगों को बस यही बोहर का एटॉमिक मॉडल स्टडी करना है, बट जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, वो बोहर का एटॉमिक मॉडल उसके कुछ पोस्टुलेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके कुछ पोस्टुलेट्स पे डिपेंड करता है करके।
तो अब व्हाट डू मीन बाय पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स का मतलब कि उसने बस मान लिया, ठीक है, उसने बस मान लिया कि देखो ऐसा है विदाउट नो लॉजिकल रीजन। हाँ, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें प्रूफ हुई हैं, बट एट दैट टाइम ये जस्ट माना गया करके कि अच्छा ये चीज़ ऐसी ऐसी है करके, बस इसको फिलहाल के लिए अभी क्या कर लो, आप मान लो। बट बाद में इन सारी चीज़ों का तुम लोगों को जवाब वगैरह मिला है करके, सो नो डाउट उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एट दैट टाइम उसको क्या किया गया, मान लिया गया करके कि ज़रूर ऐसा 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 कुछ ना कुछ करके चीज़ें हो रही होंगी करके। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बोहर के बारे में एक इंसान को पता होना चाहिए कि जो बोहर है, इसकी जो पूरी की पूरी थ्योरी है, ये पूरी की पूरी थ्योरी आपकी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए वैलिड है, ठीक है। किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का मतलब क्या? जैसे सिंस यू नो कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों का बोहर्स एटॉमिक मॉडल नहीं बना है, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आप लोगों का सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ही बना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़? सो यू कैन से दैट कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज माई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, बट हीलियम एटम इज नॉट माई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। हीलियम मेरा कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ नहीं है, उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। से अगर तुम चाहते हो कि हीलियम के ऊपर में भी हम ये बोहर्स के एटॉमिक मॉडल और बोहर्स के निकाले हुए फॉर्मूले अप्लाई कर सकें, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या होगा करके, आप लोगों को कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन होना उसके अंदर, तो आप क्या करोगे, हीलियम प्लस क्रिएट करोगे। सो यू कैन अप्लाई बोहर्स थ्योरी ऑन हीलियम प्लस, नॉट ऑन हीलियम एटम। सिमिलरली आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नेक्स्ट नंबर आया लिथियम। सो ये हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? लिथियम 2+ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मैंने निकालवा दिए, तो ये चीज़ कितनी हो गई करके 3 हो गई। सो दिस ये होता है आपका बोहर्स। सो बोहर्स की यही एक लॉजिक है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए आपका बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं बना है करके, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं उसके पोस्टुलेट्स को लेकर। तो देखो, जो बोहर ने अपना कहानी सुनाना जब उसने शुरू किया कि मेरे अकॉर्डिंग एटम ऐसा होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग एटम ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, पूरी बातचीत जब वो कर रहा था करके आप लोगों के एटम को लेकर कि किस मेरे अकॉर्डिंग क्या, मेरे अकॉर्डिंग क्या, तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट आपके बोहर्स के द्वारा दिया गया एक एटम को लेकर, ठीक है, वो एक सिंपल सा पोस्टुलेट था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जो आप लोगों के क्या होते हैं करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या कर रहे हैं करके, वो गोल 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 घूम रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। किस में घूम रहे हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो मैं शीट में सारी थ्योरी पार्ट मिल जाएगा। सो मैं अभी थ्योरी पार्ट लिखाने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम सिर्फ समझाना है, ठीक है। तो देखो, जो पहला वाला आपका पोस्टुलेट था, वो पहला पोस्टुलेट क्या था करके कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। हाँ, बट रिवॉल्व करने वक्त उनका क्या होता है, एक फिक्स्ड पाथ होता है करके, वो अपना पाथ चेंज नहीं करते, ठीक है। एक फिक्स पाथ में वो लोग रिवॉल्व करते हैं। एंड ही टर्म्ड दैट फिक्स्ड पाथ एज ऑर्बिट, ठीक है। उन्होंने उस फिक्स पाथ को क्या नाम दे दिया करके कि वो फिक्स पाथ क्या है, आप लोगों के ऑर्बिट्स हैं। तो यहाँ से आपके बोहर ने ऑर्बिट जैसा क्या किया, एक आपका टर्म, ठीक है, डिफाइन किया कि अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय करके ऑर्बिट। एज यू नो, ऑर्बिट्स के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत बेसिक क्लासेस में जानकारी भी है कि अगर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे n=1, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, k। अगर आपके पास से सेकेंड ऑर्बिट है, देन इट विल बी n=2 एंड सिंबल विल बी l। फिर ये अगर आपके पास एक तीसरा ऑर्बिट है, n=3 एंड सिंबल विल बी m एंड सो ऑन। तो ये यहाँ से पहली बार एक ऑर्बिट का कंसेप्ट कैसा लोगों के पास निकल कर आया। ये हो गया उसका पोस्टुलेट नंबर 1। अच्छा, अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 में। पोस्टुलेट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, सोबर है, सादा सा है। पोस्टुलेट नंबर 2 ये कहता है करके कि आपका जब इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड वो जब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जब आपका वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते वक्त उसका जो पाथ है, दैट इज ऑर्बिट, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिट के अलावा एक वर्ड और होता है, वो भी थोड़ा नोट डाउन कर लो, शेल्स, ठीक है। ये जो आपका एक फिक्स पाथ है, मतलब ये कांस्टेंट है, वो पाथ चेंज नहीं हो रहा है करके। तो अभी पहला क्वेश्चन कि आखिर ये पाथ चेंज क्यों नहीं हो रहा,
ठीक है, आखिर ये पाथ क्यों चेंज नहीं हो रहा है करके, जब वो गोल 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 घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है करके, तो उसका एक सिंपल सा जवाब था कि इस सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए, ठीक है, जब आप फिजिक्स में सर्कुलर मोशन करके एक चैप्टर पढ़ोगे तो एक आप लोगों के पास एक टर्म आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है वहाँ पे, और एक सेंट्रीफ्यूगल रहता है। तो फिलहाल इस बॉडी को जो सर्कुलर मोशन करवाने के लिए क्या चाहिए है आप लोगों का, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं तुम्हें अपने घर में पंखा क्या करवाना है करके चलाना है, तो पंखे को चलाने के लिए ऑब्वियस है कि तुम लोगों को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही तुम प्लग को ऑफ कर दोगे, तुम्हारा जैसी एनर्जी का सप्लाई कटेगा, पंखा रुकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर वो फिक्स पाथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब उसको कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई मिल रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर उसको सर्कुलर मोशन में रहने के लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन में अगर किसी बॉडी को रहना है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का होना अनिवार्य है। हु इज सप्लाइंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स करके, ठीक है, सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन को ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है? तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब था कि जो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट है, इसकी सप्लाई मिल रही है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कहाँ से मिल रही है उसको ये सप्लाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आ गया बीच में? तो तुम ये देखो, जब हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था तब भी इस पे बात की थी। तो ये जो आपका सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के रिवॉल्व करते हैं, तो उस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज और उस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो बोहर की बहुत ही सिंपल सी बातचीत थी करके कि अगर एक बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल कहाँ से रहा है उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सो ये फोर्स उसे कौन सा अप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तुम लोग फिजिक्स में आगे जाके पढ़ोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। कैसे आया, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फील क्या है, वो सब फिजिक्स की क्लास में। अब ये फिजिक्स अपन नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में बातचीत कर चुके हैं। लास्ट क्लास का मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। तो अगर तुम में से कोई भूल गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वाला वीडियो में जाके वो चीज़ सीख लेना करके, ठीक है। तो ये हो गया करके, ये आ गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू व्हाट? आप लोगों का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो गया उसका पोस्टुलेट नंबर 2 करके, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2 यहाँ से आ गया करके कि आखिर उसको जो एनर्जी चाहिए उसका सर्कुलर मोशन करने के लिए, वो सर्कुलर मोशन करने के लिए एनर्जी उसको आखिर मिल कहाँ से रही है। ओके, अब आ जाते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 पर कि पोस्टुलेट नंबर 3 आपके पास क्या है करके। अभी सोचो, इमेजिन करो, आप लोगों के पास बहुत सारे फ्लोर्स हैं। एक बिल्डिंग है, बहुत 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 बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अभी अब अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो, जस्ट कंसिडर योरसेल्फ एज एन इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। सिंस यू हैव इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, क्योंकि ऑर्बिट्स कहीं पे ख़त्म तो होते नहीं है कि 4 ऑर्बिट के बाद चीज़ें ख़त्म हो गई करके। सिंस यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, तो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में से अगर मैं तुमको कहूँ कि इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिट में रहना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्बिट में रहना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहेगा? उसी ऑर्बिट में रहेगा जिस ऑर्बिट का, ठीक है, जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल आएगा h/2π के। थोड़ा फैंसी सी लग रही है बातचीत, लेकिन तुम्हें से वो स्टेटमेंट याद रखना है जो शीट में लिखा हुआ है कि आपके पास सिंस यू हैव इनफाइनाइट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड या इलेक्ट्रॉन कैन स्टे ओनली इन दोज ऑर्बिट, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जिसमें क्या, जिसमें तुम ये पाओगे करके कि उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, इन विच एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू निकालो अगर तुम, सो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए आपकी NH/2π के टर्म्स में। अभी NH/2π क्या है? मतलब n का मतलब एक नेचुरल नंबर, यानी कि 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, मान लेते हैं 1.5h/2π आ रहा है, तो उस जगह पर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन उन्हीं जगह पे रहता है जहाँ पर
उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है, वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या निकल के आती है, h/2π के टर्म्स में निकल के आती है। ठीक है, आप लोगों के नेचुरल टर्म्स में, नेचुरल नंबर के टर्म्स में निकल के आती है, वहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम लोग आगे जाके फिजिक्स में सीखोगे, जो कि होता है mvr। सो देयरफॉर यहाँ से आ गया mvr = nh/2π करके। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है करके, अच्छा अब n की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे n का जो मतलब है, वहाँ पे ये n का मतलब होता है आप लोगों के नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। एंड नंबर ऑफ शेल्स कैन नॉट बी 0 करके। ठीक है, तो अगर मान लेते किसी का एंगुलर मोमेंटम 2h/2π रहा, तो वहाँ पे तुम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है 2h/2π अगर रहा तो वहाँ पे मिलेगा। बट अगर किसी का मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम 2.3h/2π आया, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी याद रखना क्या होगी, 0 रहेगी। इसको हम लोग अभी आगे और पढ़ेंगे कि ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या तो बहुत 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 कम होती है, उन जगहों को क्या कहते हैं। बट फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आपका nh/2π के टर्म्स में होना चाहिए। अब देखो 1h/2π वाला एंगुलर मोमेंटम अलाउड है, 2h/2π वाला एंगुलर मोमेंटम अलाउड है, बट 1.5, 1.3, 1.22, 1.29 इस टाइप के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसको ना कहीं ऐसी फीलिंग मत ले आना कि हमेशा नेचुरल नंबर के टर्म्स में ही मतलब चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी मर्जी, मैंने कल को बोला कि क्लास में जिनके मार्क्स 1.5 आए, 2.5 आए, 3.5 आए, 4.5 आए, या फिर 0.5 वाले जो नंबर है, वो लड़के लड़कियां मेरे नज़र में पास है, और जिनके नंबर ऐसे आए 1, 2, 3, 4, वो उनको मैंने बोल दिया कि ये लोग फेल है। सो इट डजंट मीन्स कि करके कि पॉइंट वाली चीज़ों को आप नहीं ले सको, डिपेंड करता है कि हम क्या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी रहेगी, बट इट डजंट मीन्स कि 1.1 में कोई खराबी थी, ठीक है, या फिर 1.2 में कोई खराबी थी। को आपको किस टर्म्स में निकालना है, या फिर आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन किस टर्म में आ रहा है, वो तो पूरी डेरिवेशन होने के बाद ये पता चलती है ना। बट इससे ये लॉजिक मत डिराइव कर लेना कि पॉइंट वाली चीज़ों में कुछ गड़बड़ है करके। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन कुछ ऐसा आता 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 इसके टर्म्स में आता, तो हम यही बोलते करके कि n/2 के टर्म्स में आ रहा है, और जहाँ पे n का मतलब एक ऑड नंबर है बराबर, तो वहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस केस में n आप लोगों का नंबर ऑफ शेल्स है, यानी कि वो एक नेचुरल नंबर है। तो अगर मान लेते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं रहा, वो कोई एक कैसा पॉइंट वाला नंबर रहा, तो ऐसे केस में आप लोगों के उस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को तुम यहाँ पे एक वर्ड में समझ सकते हो कि ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर अलाउड, नॉट ऑल वैल्यूज आर अलाउड। अगर अपन किसी चीज की सर्टेन वैल्यूज को अलाउड कर दे और बाकी वैल्यूज को अगर मैं नॉट अलाउड कर दूं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। इससे पहले भी इससे बातचीत कर चुके हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि बोहर के पोस्टुलेट से आप लोगों के पास एक और कंसेप्ट निकल के आया, दैट एक और कंसेप्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कितने पॉइंट हो गए देख लो, 3 पॉइंट हो चुके हैं। चलो अब हमारे सबसे ज़रूरी और ख़ास पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं, चौथा पॉइंट, जिस चौथे पॉइंट के बेसिस पर आप लोगों को बहुत सारी बातचीत करनी है। अब इमेजिन करते हैं कि आपके पास जैसे कि ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के आजू बाजू ऑर्बिट्स होते हैं। फिलहाल मैं ऑर्बिट को ऐसा सर्कुलर बना रही हूँ, तुमको भी बचपन से ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स देखने की ही आदत है करके। चलो, तो ये मैंने ऑर्बिट्स बना लिए। दिस इज माई n = 1, दिस इज माई n = 2, दिस इज माई n = 3। पॉइंट नंबर 1, हर ऑर्बिट की, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसके उस ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, या फिर जो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी है, वो हर ऑर्बिट टू ऑर्बिट सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगा वहाँ कुछ और वैल्यू होगी, जो न्यूक्लियस के दूर होगा वो कुछ और वैल्यू होगी, जो न्यूक्लियस से और दूर होगा उसमें कुछ और वैल्यू होगी। वी विल डिस्कस कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितनी आएगी, बट सबकी वैल्यूज अलग है। एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अगर आपके फर्स्ट ऑर्बिट में रह रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए उसको मान लेते हैं लेट मैं बार बार बोल रही हूँ करके कि मैं लेट कर रही हूँ, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रह रहा है, तो मान लेते हैं कि उस फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए उसने मुझको बोला
कि आप लोगों को यहाँ पे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए 4 जूल। तो जब मेरे इलेक्ट्रॉन के पास 4 जूल की एनर्जी होगी तो वो उस इलेक्ट्रॉन में रहेगा। लेट्स से एक तुम लोग किसी जगह पे होटल पे विजिट करते हो, उस होटल में आप लोगों को बोला जाता है कि ये फलाना फलाना हमारे पास रूम्स है, आप किस रूम में स्टे करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो अगर आप n=1 में रहना चाहते हो देन आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजिटिव रखना पड़ेगा अपने पास 4 जूल। बट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से आ गई, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे कहीं से आ गए। ऊपर वाला जो n=2 करके वहाँ पे जो रूम है उस रूम में एक बहुत ही अच्छा सा सीनिक व्यू आता है किसी वैली का, किसी नदी का, वहाँ पे लेने या रहने के लिए वो बोल रहा है करके कि 8 जूल लगेगा, 8 जूल। तो ऐसे केस में क्या होगा करके कि एक नीचे के रूम में जो रह रहा है वो कितना अमाउंट पे कर रहा है 4 जूल, और जो ऊपर में रह रहा है n=2 पे वो 8 जूल। तो अगर मान लेते हैं 4 जूल वाले को, इलेक्ट्रॉन को, अगर ऊपर वाले फ्लोर में जाके रहना है तो तुम्हें फ्री में तो रहने देगा नहीं वो, जो भी उस होटल का रहेगा करके ये नहीं 4 जूल तो माना कि आपने पे कर दिया है बट और 4 जूल दीजिए ना। अच्छा 8 अच्छा नहीं लग रहा, चलो 9 नंबर ले लेते हैं, और 5 जूल दीजिए ना करके जब आप और 5 जूल दोगे तब मैं आपको n=2 में भेजूंगा। तो यही बोहर का आपका सेकेंड मतलब एक और पोस्टुलेट है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी सप्लाई करते हो, एनर्जी कैसे सप्लाई करते हो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, अगर आपने उसको एनर्जी को क्या किया, सप्लाई किया, तो वो उस एक्स्ट्रा में आने वाली एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने लेवल को छोड़कर वो अपने हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा करके जंप हो जाएगा। इस जंप को, ठीक है, हम लोग कहते हैं एक्साइट होना, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइट होना, कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, अपने लेवल को छोड़ के किसी दूसरे लेवल में चला गया, तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। लेकिन अभी वो जो मान लेते हैं पर डे के हिसाब से आपके पास जैसे एक दिन का वो ले रहा था 9 जूल, तो आपके पास एक दिन कहीं से तो एक्स्ट्रा के पैसे आ गए, तुमने एक दिन के लिए वो कमरा बुक किया, उस कमरे से तुम बाहर की सीनिक ब्यूटी आराम से एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अब पैसा तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन का है। अब एक दिन बाद बोलो क्या होगा, एक दिन बाद ये होगा कि अब तुम्हारे पास पैसे खत्म, एक्स्ट्रा पैसे मिलना बंद हो गए। तो वो होटल वाला बोलेगा कि जाओ तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वापस से अपने उसी कमरे में जाकर रहो, यानी कि तुम 4 जूल वाले हो, तुम वापस से 4 जूल वाली जगह पे जाकर रहो। तो एक एक्साइटेड लेवल पे रहने का इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, ठीक है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गया तो वो अपना घर संसार उस पर्टिकुलर लेवल पे हमेशा के लिए नहीं बसा लेता है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, डिके का टाइम होता है, उसके मरने का टाइम होता है। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप लोगों का वो जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे क्या हो चुका था, जंप कर चुका था, एक्साइट हो चुका था, वो वहाँ पे जाने के बाद वो बोलता है कि अब मैं वापस आ जाऊँगा बैक टू आवर लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। वापस आने की कोशिश करेगा कि यार मैंने यहाँ पे जम नहीं रहा है करके, मैं तो अपने 4 जूल वाले में ही खुश हूँ करके, मेरे को वापस आना है करके, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने के बाद वो क्या होता है, कुछ देर वहाँ पे स्टे करेगा। ये मैं समझाने के लिए लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ, लोकल मतलब एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं। तो स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद कुछ समय बाद जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार मैं तो 4 जूल में ही खुश था, ये 9 जूल वाली चीज़ ना मेरे बस की ना है। तो वो अगेन जाएगा और बोलेगा कि देखो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे 5 जूल, ठीक है, जिसको लेकर तुमने मुझे ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे भेजा था, मैं अपने अंदर से 5 जूल नहीं, मतलब मेरे को रिटर्न कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ करके। तो वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, कहाँ पे रिटर्न हो जाता है, टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। वो किस में आ जाता है, टू रिटर्न टू लोअर एनर्जी लेवल। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पे भी जा सकता है, वो हायर पे जाने के बाद वापस से लोअर में भी आ सकता है, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है पहले वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद अपने से ऊपर एनर्जी लेवल में जाएगा, और ऊपर वह से जाने के बाद वापस से बैक टू ओरिजिनल लोअर एनर्जी लेवल पर वो क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा करके, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी में कूदता है या फिर उसके बीच में ट्रांजिशन करता है कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 फेनोमेना होते हैं। पहला फेनोमेना जो होता है वो होता है कि उसने एनर्जी को क्या किया होगा,
एब्जॉर्ब किया होगा, क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया, या फिर कह सकते हो उसने एनर्जी गेन की होगी। एनर्जी वो गेन क्यों करेगा, लो से हाई जाने के लिए करेगा। या फिर एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि अगर हाई वाले की 9 जूल है और अगर उसको नीचे आना है 5 जूल वाले में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो उसके अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वो बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कि एनर्जी को एमिट भी किया जा सकता है, एनर्जी एमिट आउट भी हो सकती है, या फिर आपकी एनर्जी लूज़ भी की जा सकती है। और ऐसे में एनर्जी लूज़ क्यों की जाएगी, जब आपको हाई से कहाँ आना होगा, लो पे आना होगा। तो यही बोर का नेक्स्ट पोस्टुलेट है करके कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गोल 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 घूमते घूमते कम नहीं होती। मैक्सवेल कह रहा था ना, गोल 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 घूम रहे हो तो एनर्जी को कम होना चाहिए। तो बोर्स कहता है कि ना, गोल गोल घूमने से एनर्जी कभी कम ना होगी, एनर्जी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तभी जब वो या तो जंप करेगा लो टू हाई या तो हाई टू लो। तो एनर्जी के कम या ज़्यादा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न रहेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में आपको चेंज तभी फील होगा जब आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा करके आपका जंप करेगा। जब तक अनलेस एंड अनटिल इलेक्ट्रॉन आप लोगों का जंप नहीं करता है, तब तक आप लोगों के इसमें, इलेक्ट्रॉन के इसमें कोई एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना तो एनर्जी घटेगी करके। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमते हैं, तो गोल 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 घूमने वाली प्रोसेस को मेंटेन कौन करता है, सेंट्रीपिटल। उस सेंट्रीपिटल के बाद फोर्स कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वाया। एंड पॉइंट नंबर 2 उसके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन तब तक अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा जब तक उसको हाई टू लो या लो टू हाई नहीं जाना हो करके। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें एक सिंपल सा फैक्ट तुम्हें पढ़ना है करके, वो थोड़ा मैं बता देती हूँ। वो ये है कि इमेजिन करो यहाँ पे ये आप लोगों का n इक्वल टू 1 है, और इमेजिन करो ये आप लोगों का n इक्वल टू 2 है करके। अब इस n इक्वल टू 2 में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 9 जूल, और n इक्वल टू 1 में रहने वाले के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 4 जूल। तो जब तुम 4 जूल से 9 जूल की तरफ बढ़ोगे, तो ऊपर जाने की अगर तुम इच्छा रखते हो तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाए, तो ऊपर जाने के लिए उसको 5 जूल की क्या चाहिए, 5 जूल की उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, 5 जूल की एनर्जी उसको एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये 5 जूल की एनर्जी एक्स्ट्रा उसे कहाँ से मिलेगी, ये 5 जूल की एनर्जी उसको अपने आप तो एक्स्ट्रा मिलने नहीं वाली है, तभी मिलेगी जब आपका वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यानी कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एग्जैक्टली 5 जूल। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अब कैसे एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन, याद करो फोटोन लाइट के फॉर्म में फोटोन होते हैं ना, तो फोटोन से 5 जूल ले लेगा और 5 जूल लेने के बाद 5 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गो फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 5 जूल बस, ना 5 जूल से कम ना तो 5 जूल से ज़्यादा। क्यों, उसने 5 जूल की ही एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब की, क्योंकि उतनी ही उसको चाहिए थी ऊपर जाने के लिए। एक्स्ट्रा की एनर्जी वो अपने अंदर रखकर क्या करेगा। सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को तुम ऐसा लिख सकते हो कि अगर हायर लेवल में जो आपका ऑर्बिट है, अगर वहाँ की एनर्जी E2 है, और जो लोअर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ की एनर्जी अगर E1 है, तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, E2 माइनस E1। तुम देख लो यहाँ पे मैंने वही कहा है, 5 जूल वो क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि 9 जूल और 4 जूल के बीच का जो गैप है वो 5 जूल है। अब सिमिलरली मान लेते हैं करके कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आप लोगों के एक ऐसे ऑर्बिट में जहाँ पे एनर्जी E2 है, अब उसको नीचे में आना है। ठीक है, अब उसको कहाँ पे आना है करके आप लोगों का नीचे आना है E1 पर। तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि जिस जगह पे वो अभी है उस जगह पे उसकी एनर्जी फिलहाल है 9 जूल। वहाँ पे अगर आपको रहना है तो आपको अपनी एनर्जी कितनी रखनी पड़ेगी, 9 जूल। लेकिन नीचे वाला कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो तुम्हें अपनी एनर्जी रखनी पड़ेगी 3 जूल। तो अगर तुम 3 जूल से ज़्यादा रखोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने वाला नहीं हूँ। तो ये 9 जूल वाला बोलता है अगर मैं चाहता हूँ कि क्या मैं नीचे आ जाऊँ, तो नीचे आने के लिए उसको अपने अंदर से एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एमिट आउट करना पड़ेगा। और जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो ज़्यादा कर देगा क्या, नहीं। नीचे रहने के लिए उसको 3 जूल चाहिए, है कितनी उसके पास 9, यानी कि एक्स्ट्रा कितनी है 6, तो वो आपको 6 जूल ही एमिट करेगा ना। तुम दुकान में गए, लेट से 15 रुपये का आपका बिल बना और आपके पास 20 रुपये का नोट है,
तो दुकानदार आपको 5 ही रुपये रिटर्न करेगा ना, 5 से कम करेगा तो तुम भड़क जाओगे, 5 से ज़्यादा करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो जितना एनर्जी लेवल का गैप होता है उतनी ही एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाती हैं या तो उतनी ही एनर्जी आप लोगों की एमिट आउट की जाती है। ना तो ज़्यादा एनर्जी एमिट आउट होगी ना तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो एनर्जी का एमिशन और ये जो एब्जॉर्प्शन है करके, ये किसके बराबर होता है? ये इक्वल होता है डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स के। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद ये एनर्जी चेंज आपको इलेक्ट्रॉन के इसमें कभी भी नहीं देखने को मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो अपने ही सेम ऑर्बिट में घूम रहा है। सेम ऑर्बिट में घूमने से आप लोगों का कभी भी ये वाला फिनोमेनॉन नहीं होता। अब यहाँ पे तुम ये देखो कि जो पोस्टुलेट्स बोहर ने दिए, यही पोस्टुलेट बोहर की थ्योरी के एकदम क्या बने, सक्सेस के वो बने कि इनकी वजह से आप लोगों का बोहर का मॉडल सक्सेसफुल साबित हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आपका जो बोहर का मॉडल था, उस बोहर के मॉडल के पहले जो रुदरफोर्ड आए, रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास जो करके ये रहता है एटम, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बट उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लूज करनी चाहिए करके, और रेडिएशन की वजह से आप लोगों का वो इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो इसकी हिसाब से तो एटम आपके अनस्टेबल होने चाहिए थे करके। बट बोहर ने बोला कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी आदान प्रदान नहीं करता जब तक आप लोगों का वो जंप ना कर रहा हो एक एनर्जी लेवल से दूसरे। यानी कि बोहर की सक्सेस सबसे पहले ये थी कि एटम की जो स्टेबिलिटी होती है, उस एटम की स्टेबिलिटी को आपका बोहर मॉडल क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तब तक एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होती जब तक इलेक्ट्रॉन आपका क्या नहीं करता है, जंप नहीं करता है। और गोल 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 अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उससे तो फिर कतई काम नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे जो आपका रुदरफोर्ड का मॉडल समझा नहीं पाया था, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम भी आप लोगों के बोहर्स मॉडल ने समझा कर दिया। ठीक है, उस पर बाद में बातचीत करते हैं हम लोग करके आप लोगों के बोहर्स वाले में। ओके, अब उसके बाद इतने जो उसके पास सक्सेसफुल आए, उसके जो ये रिजल्ट सक्सेसफुल हुए, इसमें बस मैं तुम्हें अब एक चीज़ बताना चाहती हूँ करके, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखोगे करके। सिंस मैंने कहा कि अगर उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो वो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उसको ऑर्बिट्स में। बस अब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एनर्जी वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्वांटा होते हैं। तो ये जो क्वांटा को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो तुम्हें पता है कि इनकी एनर्जी अपन कैसे लिखते हैं? इनकी एनर्जी नहीं लिखते अपन एच न्यू करके। सो यानी कि E2 माइनस E1, अगर आपको उन दो ऑर्बिट्स की एनर्जी पता है और H तो एक कांस्टेंट है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने कौन सी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी लाइट को उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। या फिर आप अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, एनर्जी इक्वल टू व्हाट, आप लोगों का ऐसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। सो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं ये लिख सकती हूँ C अपॉन लैम्बडा, तो ये HC बाय लैम्बडा इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अब इसमें से कोई क्वेश्चन क्रिएट होकर आ सकता है कि आपको E2 दे दिया, E1 दे दिया, H तो तुम्हें पता ही है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो या फिर लैम्बडा कैलकुलेट करो, कुछ भी। इवन यहाँ से एक चीज़ और आ सकती है कि यू नो कि वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है आपका वेव नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा HC न्यू बार इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये तुम लोगों के बोहर्स थ्योरी के पहले फॉर्मूले तुम्हारे कदम पे यहाँ तक क्या हो गए, आप लोगों के पहुँच गए हैं करके। अब हम लोगों को जो बोहर्स थ्योरी पढ़नी है, इस बोहर्स थ्योरी में हम लोगों को कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। स्पेक्ट्रम हम आखिरी में पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें हमें यहाँ कैलकुलेट करनी। कैलकुलेट क्या करनी है करके, हम लोगों को कैलकुलेट करना है करके, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, ये हमको कैलकुलेट करना है। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से अभी डिराइव करेंगे, बराबर। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना है। अच्छा, उसके अलावा भी हमें कोई फैक्ट डिराइव करने हैं क्या? हाँ, तो एक और फैक्ट जो हमें यहाँ पे डिराइव करना है वो है रेडियस।
ठीक है, हमें क्या डिराइव करना है, रेडियस, वो रेडियस हम डिराइव करेंगे। अभी एनर्जी है, रेडियस है, तो एक और चीज़ डिराइव की जा सकती है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, एक होता है आप लोगों का टाइम पीरियड। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिराइव करके बता दूंगी। अब ये डेरिवेशन आप लोगों का जो 12th स्टैंडर्ड में मॉडर्न फिजिक्स है उसमें भी ये डेरिवेशन है, वहाँ पे तो बल्कि ये बोर्ड्स का सिलेबस है, तो बोर्ड एग्जाम जब दोगे तो उसमें ये डेरिवेशन लिखने को आएंगे। बट केमिस्ट्री में हम लोगों को डेरिवेशन मतलब रटना नहीं है, बट इतना तुम लोगों को ज़रूर रखना है कि तुम्हें डेरिवेशन करते आना चाहिए करके। वो बिकॉज क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन कभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछ दिया जाए। आपको कल को क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डेरिवेशन के बीच में से किसी के बारे में कुछ पूछ लिया, सो यू हैव टू नो अबाउट द डेरिवेशन। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे एक आखिरी वर्ड सुन लो, उसके बाद डेरिवेशन हम लोग अब फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। वो आखिरी वर्ड ये है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। जब ये आप लोगों के सारे डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे तब हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पे भी बातचीत करेंगे आपके स्पेक्ट्रम पढ़ते वक्त। लेकिन अभी थोड़ा सा जान लो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट है क्या। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ग्राउंड स्टेट का मतलब जहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रॉन था, और एक्साइटेड का मतलब क्या, उसने जब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया तो उसी हायर एनर्जी लेवल वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अभी जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन एटम जो बेचारा है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं उसका फिगर ड्रॉ करूं तो बीच में होगा न्यूक्लियस, उसके बाजू में ये होगा ऑर्बिट नोन एज n=1, और इसमें होगा वो मात्र एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो n=1 है वो उस हाइड्रोजन के लिए उसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट। बट अगर तुम इस हाइड्रोजन को जंप कर मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा कर अगर तुम n=2 पे भेज दोगे तो ये जो n=2 है ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, लेकिन ये कहलाएगी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, पहली एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, n=2 के बाद तो n=3 भी आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मैं n=2 पे ना भेजते हुए लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉन को n=3 पे भेजना चाहती हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन जब मेरा n=3 पे पहुंचेगा तो माना कि उसका ऑर्बिट नंबर 3 है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहेंगे आप लोगों की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बराबर, ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। अब तुम समझ गए होगे कि थर्ड एक्साइटेड मैं स्टेट किसको कहने वाली हूँ करके। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुमसे बन जाएगी अभी। तो इसको हम लोग अभी यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अब डेरिवेशंस करेंगे। पहला डेरिवेशन हम लोग वेलोसिटी, फिर रेडियस, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एनर्जी। ये 3 चीज़ों के डेरिवेशन आपको आने चाहिए, और उनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स पे भी बातचीत करेंगे। ग्राफ्स वगैरह तुम्हारे क्या कहते हैं आप लोगों के शीट जो दी गई है उसमें आई थिंक नहीं है। ठीक है, इसीलिए ओके, ठीक है, तो फिर इसको अभी रोकते हैं हम लोग इस चीज़ को।